Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 5th of August 2023। तो एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि जो हम अभी तक जो पैटर्न फॉलो कर रहे थे, दो पार्ट में वीडियो को डिस्कस करते। पार्ट 1 में एडिटोरियल्स का डिस्कशन और पार्ट 2 में वोकेबुलरी वाले पार्ट को और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम एक ही पार्ट में वीडियो को लाएंगे। अब हम सिर्फ वीडियो में एडिटोरियल का डिस्कशन करेंगे और जो वोकेबुलरी वाला पार्ट है और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो हम डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अटैच कर देंगे। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि वीडियो थोड़ा जल्दी आ जाएगा और आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जो है वो क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकते हैं और वोकेबुलरी वाला पार्ट देख सकते हैं। बाकी हम जो भी पार्ट 2 होता था उसका जो भी पीपीटी था उसको हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर देंगे, आप वहाँ से भी उसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने आंसर ज़रूर पोस्ट करते रहिएगा और हम उसके आंसर जो अपने अगले दिन के वीडियो में कोशिश करेंगे डिस्कस भी कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का डिस्कशन। फर्स्ट आर्टिकल इज इंक्रीमेंटल इनजस्टिस, मोटिवेटेड केसेस फॉर ऑल्टरिंग स्टेटस ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप मस्ट बी डिस्करेज। ये यहाँ पे ऑथर ने जो है वो कहा है कि जो भी मोटिवेटेड अटेम्प्ट या केसेज हैं किसको, प्लेसेज ऑफ वर्शिप वाले स्टेटस को चेंज करने के लिए उनको डिस्करेज करना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट रिसेंटली ये है कि जो अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो एएसआई के सर्वे के लिए, एएसआई को जो सर्वे कंडक्ट करने के लिए जो अलाउ किया है अभी ज्ञानवापी मॉस्क में इलाहाबाद में, वो सॉरी बनारस में, उसके रिगार्डिंग ये है। तो यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि ये जो सर्वे कंडक्ट करने के लिए अलाउ किया गया है, इट एंडोर्स अ सरप्टिशियस अटेम्प्ट टू ऑल्टर द कैरेक्टर ऑफ प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं इस टाइप का अटेम्प्ट ऑथर ने यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे एक जो एक्ट है वो था प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991 का ये एक्ट था। इसने क्या किया था, दिस एक्ट फ्रोजन द स्टेटस ऑफ ऑल प्लेसेज ऑफ वर्शिप एज ऑन अगस्त 1947। ये एक उन्होंने एक डेट जो है वो फिक्स कर दी थी कि इससे इसके पहले जो भी स्टेटस जिस प्लेस ऑफ वर्शिप का रहा होगा उसको जो है वो मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। तो ऑथर यही कह रहा है कि क्या इसको अफेक्ट करने के लिए मतलब ये जो एएसआई को परमिशन दी है वो कहीं ना कहीं इसको अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो लेकिन जो रीज़न दिया गया था यहाँ पे हाई कोर्ट का वो ये कहा था, उन्होंने ये कहा था कि जो शूट फाइल एक्चुअली हुआ है दिस इज रिगार्डिंग assertion of the right to worship some deities and images within the mosque precincts, ठीक है ना, एंड इट वाज नॉट बार्ड बाय द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ठीक है। दूसरा जो रीज़न कोर्ट ने दिया है वो ये दिया है कि जो सूट जो फाइल हुआ है इट इज जस्ट फॉर द राइट टू वर्शिप एंड नॉट टू सीक एनी डिक्लेरेशन दैट द बिल्डिंग वाज अ टेम्पल। तो मतलब ऐसा कोई उन्होंने वो नहीं मांगा है अपनी प्ली में कि भाई आप ये बताइए कि ये मंदिर था या कुछ और था, जो मतलब उसका स्टेटस क्या था ये नहीं पूछा प्ली में। एक्चुअली सिर्फ ये राइट टू वर्शिप जो है वो मांगा गया है, ठीक है ना। तो वहीं पे ऑथर ये भी कह रहा है फिर कि अगर ऐसा है तो कोर्ट should not have dealt with the question why it is necessary to determine the date of pillars and walls and make a list of artifacts when the main prayer in the suit is for the right to worship। अगर मेन प्रेयर राइट टू वर्शिप है तो बाकी उनकी डेट जानना क्या उसके रिगार्डिंग कितना सही है या गलत है वो एक्चुअली ऑथर ने यहाँ पे बोला है, ठीक है ना। क्योंकि जो एंटायर केस है वो किस पे बेस्ड है, वो सिर्फ उस राइट पे बेस्ड है जो वर्शिप करने के लिए राइट मांगा गया है, ठीक है ना। कि क्या उस साइट पे बिफोर और आफ्टर 19 जो अगस्त 15 1947 की डेट है उससे पहले और बाद में वहाँ पे वर्शिप होती थी या नहीं थी, मेनली इस आधार पे जो है वो केस पूरा का पूरा बेस्ड है। और यहाँ पे ऑथर ने ये भी बताया कि जो डेली वर्शिप जो थी इस यहाँ पे जो प्लेस है ये वहाँ पे ऑलरेडी होती थी 1990 तक, वहाँ पे 1990 तक जो है डेली वर्शिप होती थी और उसके बाद जो है 1993 के बाद जो है वहाँ पे 1 डे एवरी ईयर जो वहाँ पे परमिट की गई थी वर्शिप के लिए, ठीक है ना। The plea for survey and the intent to rake up the question of an earlier structure under the mosque indicate a design to create conditions for seeking an alteration to its status। और जो ये सर्वे की मांग की गई है वो कहीं ना कहीं ऐसी कंडीशंस मतलब लग रहा है कि ऐसी कंडीशंस की जा रही हैं कि उसका जो स्टेटस है उसको ऑल्टर किया जा सके, ठीक है ना। ऑथर ने अल्टीमेटली कंक्लूड ये किया कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट द कोर्ट्स आर एनकरेजिंग द मोटिवेटेड लिटिगेशन। तो ऑथर ने कहा कि कोर्ट्स को एटलीस्ट ये जो मोटिवेटेड लिटिगेशन है इनको एनकरेज नहीं करना चाहिए
or each time such an application is filed, it raises the specter of incremental injustice from an abuse of the legal process. कि legal process को किस तरीके से abuse करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के एप्लीकेशन एक तरह से जो ये लीगल प्रोसेस है उसको उसका कहीं ना कहीं अब्यूज दिखाता है कि आप उस तरीके से उसको गलत वे में यूटिलाइज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज अ टेंटेटिव रीथिंक द जीएसटी काउंसिल्स रीटेक ऑन गेमिंग बैट्स डज नॉट प्रोवाइड एनफ सर्टेनिटी. तो जो जीएसटी काउंसिल ने रिसेंटली जो रिव्यू करने की बात की है, जो अभी गेमिंग इंडस्ट्री पे जो है 28% जीएसटी के एम्बिट में उसको लेके आए थे और वो उनके पूरे फेस वैल्यू पे लगने वाला था. ठीक है ना, जो अभी रिसेंट चेंज किया गया था जीएसटी काउंसिल ने, वो ये कहा था कि जो फेस वैल्यू है बैट्स की उस पर जो है 28% जीएसटी जो है वो लगाया गया है. तो उसको रिव्यू करने की बात की है, लेकिन ऑथर ने ये कहा है कि इट डज नॉट प्रोवाइड एनफ सर्टेनिटी. कोई अभी एनफ सर्टेन नहीं है कि रिव्यू होगा, रिव्यू में क्या डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि जो कुछ चीज़ें आई हैं सामने उससे उसको एग्जाम्पलीफाई करते होते हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं. ठीक है ना. तो द रीथिंक वाज ऑस्टेंसिबली ट्रिगर्ड बाय एन आउटक्राई फ्रॉम इंडस्ट्री एंड अ नज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्ट्री दैट इज स्टीयरिंग द ई गेमिंग पॉलिसी. और ये जो रिव्यू की बात, रीथिंकिंग की बात आई है, वो कब क्यों आई है, क्योंकि जो इंडस्ट्री है, गेमिंग इंडस्ट्री है वो, और जो इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्ट्री है, उन्होंने ई गेमिंग पॉलिसी जो आईटी मिनिस्ट्री के वो और जो इंडस्ट्रीज हैं गेमिंग मिनिस्ट्री, उन दोनों ने जो है थोड़ा सा हल्ला किया, तो उसके बाद जो रीथिंक की ये बात चली. ठीक है ना. तो तो यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो जीएसटी काउंसिल है उसने अपने स्टैंड पे वो स्टिक किया है, और उन्होंने एक सिर्फ माइनर चेंज किया था, और वो भी इतना कोई खास नहीं था. उसमें भी माइनर चेंज ये था कि जो डर्बी रेस होती है उसमें एक्चुअली क्या है, उसमें उन्होंने जो इनिशियल अमाउंट लगाई जाती है वहाँ पे उस पर टैक्स करने की, उस पर जीएसटी लेवाई करने की बात की है, और जो उससे वो अर्निंग्स करता है उसके बाद जो सब्सिक्वेंट वेट्स उस अर्निंग से कर रहा है उन पर जो उनको जो है वो एक तरह से थोड़ा सा एग्जेम्प्ट किया था. ठीक है ना. दिस फॉर्मुलेशन एड्रेस इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिपीट टैक्सेशन ऑन द रीइन्वेस्टेड अर्निंग्स. लेकिन ये जो है ये एड्रेस जो इशू जो इससे जीएसटी काउंसिल ने एड्रेस इशू किया है वो ये नहीं किया कि आपने एक तरह से रिवाइज कर लिया, रिव्यू कर लिया उसको, जो ऑनलाइन बैटिंग की बात है. इन्होंने जस्ट डबल टैक्सेशन या रिपीटिव टैक्सेशन को सिर्फ एड्रेस किया है, क्योंकि रीइन्वेस्टेड अर्निंग एक तरह से आप रिपीटेड टैक्सेशन कर रहे हैं, बस ये ऑथर ने ये यहाँ पे साइट किया है. ठीक है ना. बट द काउंसिल प्रोमिस्ड ऑफ ए रिव्यू ऑफ द टैक्स 6 months आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन बिलाइज अ लैक ऑफ कन्विक्शन इन द रेजोल्यूशन. की जो रेजोल्यूशन है उसमें कोई सर्टेनिटी नहीं दिखी है. वही बात कही है कि 6 month के इम्प्लीमेंटेशन में 6 महीने बाद आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसको रिव्यू करेंगे, इट बिलाइज अ लैक ऑफ कन्विक्शन इन इट्स रेजोल्यूशन. ठीक है ना. और रूम फॉर रिव्यू की जब बात की है तो इट कुड स्विंग आइदर वे. होता है ये कह रहा है कि इट कुड क्रिएट एंड क्योंकि किसी भी साइड स्विंग कर सकता है, तो देयरफॉर इट क्रिएटेड अ क्लाउड ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन बिजनेस ऑपरेशंस एंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट प्लान्स. तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लान्स और जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं वो अभी भी अनसर्टेनिटी में है कि वो इन्वेस्ट करें या ना करें. ठीक है. फाइनली उधर ये कहा है कि हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, काउंसिल ने पहले भी जो है टैक्स को ट्वीक किया है या क्लैरिफाइड किया है कि भाई क्या है जब भी ऐसी जरूरत पड़ी है. बट अनाउंसिंग अ रिव्यू एट द आउटसेट sets an awkward and potentially dangerous precedent that could thwart India's aspirations of being a reliable investment destination and predictable policy. लेकिन अभी तो आपने जस्ट स्टार्टिंग में आपने कोई पॉलिसी बनाई या कोई टैक्स रेट डिसाइड किया और उसके तुरंत बाद आप उसको रीथिंक करें, रिव्यू करने की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो ट्रस्ट है इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में आप इंडिया को बनाना चाह रहे हैं, वो उसके रिगार्डिंग जो ट्रस्ट है कंपनीज का या और जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी क्रेडिबिलिटी उससे थोड़ी सी अफेक्ट होती है. ठीक है ना. और ऑथर ने फाइनली यही कहा है कि द काउंसिल शुड नॉट गिव द इंप्रेशन दैट इट कैन बी स्वेड सो इजीली बाय रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द इंडस्ट्री और डिमांड्स ऑफ इंडिविजुअल स्टेट. तो इंडिविजुअल स्टेट्स की जो डिमांड है, जैसे गोवा और सिक्किम ने की थी कि कसिनोज पे जो आप ये ला रहे हैं उसको एम्बिट में उसको आप नहीं कीजिए, और जो इंडस्ट्री जो कर रही है गेमिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री, वो जो डिमांड करे, तो इस तरह की डिमांड से आप स्वे ना, मतलब इतनी ईजिली जो है आप उनसे स्वे अवे ना होइए, ये ऑथर ने कहा है. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. लीड आर्टिकल है आज का, द लेसन्स ऑफ हिरोशिमा मस्ट नॉट ड्रिफ्ट अवे. तो जो यहाँ पे बेसिकली न्यूक्लियर डिटरेंस के रिगार्डिंग ये आर्टिकल आज फिर से लिखा गया है. तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरेंस के रिगार्डिंग ऑथर ने ये कहा है कि लगभग हिरोशिमा वाले इंसिडेंट को 78 साल हो गए हैं. द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस अट्रैक्टेड द शार्पेस्ट माइंड्स इन कंट्रीज दैट बोथ पजेस न्यूक्लियर वेपन्स एंड एब्जॉर्ब देम. तो जिन कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दिया है, न्यूक्लियर वेपन्स को हटा दिया है, वो भी, और जिन लोगों ने जिनके पास अभी भी न्यूक्लियर वेपन्स है, वहाँ पे एक तरह से न्यूक्लियर डिटरेंस के रिगार्डिंग जो है अट्रैक्शन काफ़ी बढ़ा है लोगों का, ये ऑथर बता रहा है. और यहाँ पे ऑथर ने एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट नीना टेनेनवाल्ड को भी कोट किया है. उन्होंने डिफाइन किया था न्यूक्लियर टैबू को एज अ कॉलेसिंग नॉर्म against the using nuclear weapons because these weapons are seen as so beyond the pale that there are almost no circumstances in which their use can be justified.
जो ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट थी इन्होंने यही बताया था कि ऐसी कोई सर्कमस्टांस है ही नहीं जिसमें आप जो है न्यूक्लियर यूज को जो है वो जस्टिफाई कर सकें, न्यूक्लियर वेपन्स के यूज को जस्टिफाई कर सके, ठीक है ना। और यहाँ पे बर्नार्ड ब्रोडी जो है उनका एक फ्रेज था कि जिन्होंने एब्सोल्यूट वेपन बताया था न्यूक्लियर वेपन्स को, तो दिस स्पेशल ट्रीटमेंट इज ग्राउंडेड नॉट सो मच इन द पावर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब। लेकिन ये जो न्यूक्लियर एब्सोल्यूट वेपन या न्यूक्लियर टैबू का जो बात चल रही है वो इसलिए नहीं है कि जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी पावर के रिगार्डिंग, कि उनकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर आज की हम कन्वेंशनल म्यूनिशंस को भी देखते हैं तो वो भी ऐसे बनाए जा सकते हैं, मतलब उनकी भी पावर काफ़ी हद तक बढ़ाई जा सकती है, उनकी डिस्ट्रक्टिवनेस को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा ऑथर बता रहे हैं, ठीक है ना। तो जो न्यूक्लियर टैबू है वो एक्चुअली ऑथर ने कहा कि सितंबर अक्टूबर 2022 में जो है वो न्यूक्लियर जो टैबू है वो अपने ब्रेकिंग पॉइंट तक चली गई थी कि इसका टेस्ट होना, कि क्योंकि सिचुएशंस ऐसी बन गई थी कि बस न्यूक्लियर अटैक कभी भी हो सकता है, ठीक है ना। और दिस वाज डेंजरस ऑन मल्टीपल काउंट्स, क्योंकि ये जो है ये कई काउंट पे जो है ऑथर ने जो है डेंजरस बताया था। पहला तो ये कि दिस कंजंक्चर रिस्क क्रिएटिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ इट्स ओन दैट माइट हैव पुश्ड द रशियन लीडरशिप टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। और ये जो टैबू की बात होती है न्यूक्लियर टैबू, वो बेसिकली जो रशिया के जो बार बार स्टेटमेंट्स आ रहे थे, ठीक है ना, कि रशिया ने कहा था कि जितने भी उसके पास अवेलेबल वेपन सिस्टम है उनको वो यूज़ कर लेगा, ठीक है ना, वो सब। और कि न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ भी उसने 2 रीजंस बता दिए थे कि कल भी हमने जो आर्टिकल में डिस्कस किया था कि इन 2 कंडीशंस में जो है वो न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है। तो ये जो भी स्टेटमेंट इशू हुए हैं वो कहीं न कहीं ऑथर ने जो बताया कि ये डेंजरस हैं और उसके लिए कई रीज़न बताए हैं। पहला तो यही कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है ना, रशियन लीडरशिप से कि आप किसी सर्टेन वे में एक्ट कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं वो रिस्क हो रहे हैं। दूसरा ये बताया कि जो इस तरह की लूज़ टॉक्स हैं अबाउट व्हाट सॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स माइट बी एक्सेप्टेबल टू सेंड अ मैसेज ऑल्सो रिस्क अंडरमाइनिंग न्यूक्लियर टैबू। कहीं न कहीं न्यूक्लियर टैबू को जो इस तरह के स्टेटमेंट जो है लूज़ टॉक जो हैं वो अंडरमाइन करते हैं। और तीसरा फाइनली ये बताया है कि देयर इज स्टिल नो कंसेंसस ऑन व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। इस पे अभी तक कोई कंसेंसस नहीं कि टैक्टिकल वेपन क्या हुए हैं, क्योंकि 1 किलो टन का टैक्टिकल वेपन मानेंगे आप या 10 किलो टन का मानेंगे, ये कोई ऐसा उसमें कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है। और जो हिरोशिमा पे एक्चुअली जो बॉम्ब यूज़ किया गया था एटॉमिक बॉम्ब वो था 15 किलो टन का, और यूएस की नज़र में तो वो एक तरह से टैक्टिकल वेपन ही था, ऑथर ऐसा बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि यूएस की रेंज एग्जांपल, यूएस की रेंज में तो टैक्टिकल वेपन 1 किलो टन से लेकर 170 किलो टन तक भी है, और हिरोशिमा का भी उन्होंने टैक्टिकल वेपन ही बताया। लेकिन उससे अगर डिस्ट्रक्शन की बात करें तो लगभग 70,000 पीपल जो है वो डाइड हुए थे इमीडिएटली, और उसके बाद मैनी टेंस ऑफ थाउजेंड्स जो है उसके बाद जो है आज भी जो है उसके कंसिक्वेंसेज झेल रहे हैं। तो ये कोई इस स्मॉल से टैक्टिकल वेपन से कितना डैमेज हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। तो टैक्टिकल वेपन की कोई स्पेसिफाइड रेंज नहीं है, ऐसा ऑथर कह रहा है, ठीक है ना। दूसरा ऑथर ने जो है अभी जो रिसेंट के कुछ इवेंट्स है उसको भी बोला है कि जो ट्रेंड सेट करने की कोशिश की जा रही है इन विच रिवर्सिंग द एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट हुए थे कि कुछ कंट्रीज जो एब्जॉर्ब कर चुके थे ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स को, एक तरह से उनको फिर से इन्वाइट करना जो है वो कहीं ना कहीं डेंजरस है। जो मूवमेंट ऑफ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स टू बेलारूस मिन्स्क इन्विटेशन, वो थोड़ा सा गलत ऑथर ने यहाँ पे उसको रीज़न किया है कि क्योंकि यूक्रेन और बेलारूस जो है वो ऑलरेडी 1990 में जो गिव अप कर चुके थे न्यूक्लियर वेपन्स को, ठीक है ना, जब उसको सिक्योरिटी गारंटी मिली थी रशिया, यूएस और यूनाइटेड किंगडम से। लेकिन इस एग्रीमेंट को रिवर्स कर रहे हो अगर आप नाम पे, तो इट सीम्स लाइक ए पॉइंटलेस रिवोकेशन एंड हाई ऑन सिंबलिज्म एंड रिस्क। कहीं ना कहीं रिस्क को बढ़ा रहा है और ये एक सिंबलिज्म नया क्रिएट कर देगा जहाँ पे जो ऑलरेडी कंट्रीज गिव अप कर चुकी हैं न्यूक्लियर वेपन्स को, वो वापस से एक तरह से उस दौड़ में फिर से शामिल हो जाएंगी, और जो न्यूक्लियर डिटरेंस के लिए एफर्ट्स हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएंगे, और न्यूक्लियर टैबू जो है वो भी अंडरमाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अमेरिकाज परस्यूट ऑफ सऊदी इजरायली रेप्रोचमेंट। तो यहाँ पे जो सऊदी और इजराइल के बीच में जो रेप्रोचमेंट एस्टेब्लिश या टाइज एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है कि उनको रिकन्सिलिएशन स्टेज पे लेके आया जाए, उसके रिगार्डिंग बात हुई है। तो द प्रोवर्बिल प्रोपेंसिटी ऑफ मिडिल ईस्ट टू स्प्रिंग सरप्राइजेज इन कॉल अगेन, दोबारा से कॉल पे है क्योंकि इजराइल और जो सऊदी अरेबिया उनके बीच रिकन्सिलिएशन की बात चल रही है। द यूएस डिप्लोमेसी टू रिकनसाइल द टू रीजनल पावर हाउसेज सऊदी अरेबिया एंड इजराइल, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल लिखा भी गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऑथर ने ये चीज़ बताई कि जो यूएस है वो एक तरह से दोनों को ही अपोज कर रहा है, कहीं ना कहीं इजराइल की भी कुछ पॉलिसीज के अगेंस्ट में है और सऊदी अरेबिया के कुछ जो डिसीजंस हैं उनके भी अगेंस्ट में हैं। तो इजराइल के रिगार्डिंग तो ऑथर ने कहा है कि जो एक्सट्रीम राइट विंग कॉलिशन डिटरमिन्ड टू एक्सटेंड द जूइश सेटलमेंट्स है ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में, और जो जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को कर्व किया है, उन दोनों का ही अगेंस्ट कर रहा है। जो यूएस है वो कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट है। दूसरा, अगर सऊदी अरब की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इट्स अलीज्ड इन्वॉल्वमेंट इन द जमाल काशोगी मर्डर, ठीक है ना,
उसके भी जो है उसके भी अगेंस्ट में जो है दोनों चीज़ें यहाँ पे यूएस और सऊदी अरब जो है उनके अलग अलग जो है व्यू पॉइंट यहाँ पे हैं। तो दोनों से एक तरह से इस तरह लोगर हेड्स में है यूएस, ये बताया होता ने, ठीक है ना। सऊदी के कुछ इनिशिएटिव्स को भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो पहला तो यह है कि आफ्टर नियरली 8 डिकेड्स ऑफ द यूएस सऊदी एनर्जी फॉर सिक्योरिटी कॉम्पैक्ट ऑन 1945, रियाद हैज बीन एसिडुअसली डाइवर्सिफाइंग इट्स स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। जो सऊदी अरेबिया है वो अपने स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई करने में लगा हुआ है। दूसरा, इट हैज रिकनसाइल्ड एटलीस्ट टेक्टिकली विद इट्स आर्च एनिमी ईरान थ्रू चाइनीज मेडिएशन। तो चाइनीज मेडिएशन की कोशिश से ये कहीं ना कहीं अपने जो इसके आर्च एनिमी ईरान है उसके करीब आने के या उसको टेक्टिकली उसके साथ रिकन्सिलिएशन करने में भी लगा हुआ है। और 2-3 जो है समिट्स जो अभी हुई हैं उन पे इसने जो है चाइनीज प्रेसिडेंट्स के साथ जो है अलग से मिले हैं ताकि वो रिकन्सिलिएशन ईरान के साथ हो सके, ठीक है ना। कोऑपरेटेड विद रशिया अंडर द ओपेक प्लस फॉर हायर ऑयल प्राइसेज एंड फैसिलिटेटेड द रिटर्न ऑफ सीरिया टू द अरब फोल्ड। तो सीरिया को अरब फोल्ड में वापस लाने के लिए भी ओपेक प्लस में जो है रशिया के कॉपरेशन से जो है वो सऊदी अरब एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है ना। ऑल दीज इन योर फेस सऊदी इनिशिएटिव्स चैलेंज द यूएस इंटरेस्ट। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे सऊदी अरबिया के इनिशिएटिव्स जो यूएस के इंटरेस्ट है उनको चैलेंज कर रहा है, ठीक है। लेकिन वही है कि जॉय बिडेन जो है वो लगे हुए हैं कि जो री इलेक्शन की उनकी जो नेक्स्ट ईयर की बिड है वो कहीं ना कहीं और मजबूत हो सके। तो इसी वजह से जो है वो इस रिकॉन्सिलिएशन जो कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच लाने की बात है उससे इस एक पुश देना चाहते हैं अपने एफर्ट्स को, ठीक है ना। जो भी नेक्स्ट ईयर का उनका कैंडिडेट उसको मजबूत करना चाहते हैं। वाइल द सऊदीज हैव नॉट रिजेक्टेड द आइडिया आउट ऑफ हैंड। जो आइडिया है रिकॉन्सिलिएशन वो सऊदी अरब ने हालांकि रिजेक्ट नहीं किया है। दे हैव रिपोर्टेडली पुट फोर्थ daunting preconditions set to include NATO organized like US security guarantees, access to advanced American weapon systems, approval for acquisition of civil nuclear technology, and an Israel commitment to a process leading to a two-state solution with the Palestinians। तो इन preconditions के साथ जो है वो तैयार है कि हम जो है वो रिकनसाइल कर लेंगे। तो इसमें एक तो यही है कि नाटो की सिक्योरिटी गारंटी मिले, ठीक है ना। जो एडवांस वेपनरी सिस्टम है यूएस की उसकी उनको एक्सेस मिले, जो सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसका अप्रूवल मिले, इजराइल का कमिटमेंट रहे कि वो 2 स्टेट सॉल्यूशन जो पैलेस्टीनी के साथ है, ठीक है ना, उसको करेगा, ठीक है ना। वो मतलब 2 स्टेट पॉसिबल हो पाएंगी। तो ये सारी कंडीशंस रखी गई हैं। ए कन्वर्जेंस बट विद डिफरेंट मोटिव, मतलब कन्वर्जेंस तो है यहाँ पे कि तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं यूएस और जो सऊदी अरेबिया है और जो इजराइल है वो एक साथ पास आने मतलब इस पे डिसीजन और इस रिकनसाइल करने की तो बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कन्वर्जेंस कुछ हो, कुछ डिसीजन निकल गए। लेकिन यहाँ पे तीनों के ही मोटिव्स या इंटरेस्ट जो हैं वो अलग अलग है। अगर सबसे पहले यूएस की बात करें तो द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन डीपली कंसर्न विद द ग्रोइंग इनग्रेस बाय चाइना एंड रशिया इन द मिडिल ईस्ट। तो जो रशिया और चाइना का जो वो देखने को बढ़ रहा है इम्पैक्ट मिडिल ईस्ट में, कहीं ना कहीं उससे जो है वो यूएस जो है उसको कम करना चाहता है। एंड इट वांट्स टू री इंट्रेस द पैक्स अमेरिकाना ओवर द रीजन बाय ब्रिंगिंग 2 ट्रेडिशनली प्रो वेस्ट रीजनल प्लेयर्स टुगेदर। और इस तरीके से लाके वो जो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है एक तरह से उसको बढ़ाना चाहता है कि किस तरीके से अमेरिका ने जो है 2 मेजर प्लेयर्स के बीच में रिकॉन्सिलिएशन लेके आए हैं। दूसरा, सऊदी अरेबिया के अगर इंटरेस्ट की बात करें तो सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट में यह है कि इट एडॉप्टेड एन असर्टिव एंड एम्बिशियस फॉरेन पॉलिसी कमेंसुरेट विद इट्स ऑयल वेल्थ टू बिकम प्राइमस इंटरपेयर्स फॉर द रीजन एंड इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल प्लेयर। वही बात है कि रीजन में जो है उसका दबदबा हो सके और रीजन में वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर ऑयल के फील्ड में जो है वो ऑयल वेल्थ के रूप में वो निकल के उभर के आ सके और जो भी उसके इंटरेस्ट है वहाँ पे उनको वो कर सके। दूसरा ये पता है कि डिप्लोमेटिक टाइज with Israel would balance the kingdom's recent reconciliation with Iran and Syria and help it emerge as a more nationalist power than an Islamic one। तो केवल इस्लामिक पावर से रह के ये एक ज़्यादा अच्छी नेशनलिस्ट और रीजनल पावर वहाँ पे बन सके और जो इसने अभी रिकन्सिलिएशन ईरान और सीरिया के साथ किया उसी को बैलेंस करने के लिए ये इजराइल के साथ भी जो है ये रिकन्सिलिएशन एग्रीमेंट हेल्प करेगा, ठीक है ना। फॉर इजराइल की बात करें अगर तीसरा स्टेक होल्डर इजराइल है तो उसके लिए क्या है यहाँ पे इट वुड बी अ मेजर जियोपॉलिटिकल विक्ट्री रहेगी उसके लिए, सिंबलाइजिंग इट्स फाइनल एक्सेप्टेंस एज ए लेजिटिमेट जूइश स्टेट। क्योंकि जो जूइश स्टेटमेंट का के लिए वो एफर्ट कर रहा है कि उसको एक उसको वहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा सके, वो कहीं ना कहीं लेजिटिमेट उसका वो हो जाएगा जो वो कोशिश कर रहा है। बाय द सेंटर ऑफ इस्लाम आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ ए रीजनल आउटकास्ट। तो 75 साल से जो इशू चल रहा है वो कोशिश कर रहा है अपने आप को रिकॉग्नाइज करने एज ए जूइश स्टेट, वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट हो जाएगा फाइनली, ऐसा जो है इजराइल का यहाँ पे इंटरेस्ट है इसमें, ठीक है ना। वाइडर इम्पैक्ट की बात करें कि वाइडर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा तो ये तो जरूर है कि यहाँ पे सब अपने अपने इंटरेस्ट जरूर देख रहे हैं बट द ग्लोबल फॉल आउट फ्रॉम सच अ डेवलपमेंट वुड बी क्वाइट प्रोफाउंड। तो ऐसा नहीं है, ग्लोबल लेवल पे भी काफ़ी प्रोफाउंड इफेक्ट इसके देखने को मिलेंगे। इट वुड फर्दर मार्जिनलाइज द, लेकिन वहीं पे नेगेटिव एक इसका एस्पेक्ट भी ये बताया ऑथर ने कि इट वुड फर्दर मार्जिनलाइज द
Palestinian cause and may polarize and radicalize them and other opponents of Israel such as Iran and Syria, Hezbollah, Hamas and Islamic State। तो कहीं ना कहीं जो इसराइल के और जो अपोनेंट्स हैं उनको एक तरह से पोलराइज करेगा, रेडिकलाइज करने का ये काम करेगा, और जो पैलेस्टीन कोज के लिए जो है उसको कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज करेगा और पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन देखने को, मतलब उसको बढ़ावा दे सकता है। ठीक है ना। इंडिया के लिए क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो इंडिया के लिए कुछ माइल्डली पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होता है यहाँ पे बताए हैं। तो पहला तो ये बताया कि इट वुड रिमूव अ कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियाज रीजनल पॉलिसी एंड बेटर अलाइन सऊदी अरेबिया विद अस। तो सऊदी अरेबिया का अलाइनमेंट कहीं ना कहीं बेटर जरूर होगा इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया अभी जो है थोड़ा सा इसराइल से, हम डिफेंस में भी डील करते हैं और सेक्टर्स में मैंने इसराइल के साथ डील किया है। तो अगर इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच ही एक तरह से रिकन्सिलिएशन हो गया तो कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया के साथ जो हमारी टाइज है वो और अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, मतलब इंडिया की एक तरह से इंडिया को इसका बेनिफिट मिलेगा। सेकंड, इट में ओपन अपॉर्चुनिटीज एज द यूएस पुशेज बैक चाइना फ्रॉम द रीजन, क्योंकि यूएस चाइना को रीजन से पुश बैक करने की कोशिश है तो वहाँ पे इंडिया के लिए एक तरह से अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। थर्ड इज, इट में ऑल्सो गिव इसराइल रीजन्स टू हाइफिनेट इंडिया विद इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हाइफिनेट भी कर पाएगा इसराइल जो है इंडिया के साथ। ठीक है, ये ऑथर ने यहाँ पे व्यूज दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। ग्राउंड जीरो में आज जो है वो इन द शेडोज ऑफ मिलेनियम सिटी। तो मिलेनियम सिटी आपको बता दें, सबसे पहले तो गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी बोला जाता है, और ये रिसेंट जो वायलेंस हुई है नूह डिस्ट्रिक्ट में और गुरुग्राम में, उससे रिलेटेड आर्टिकल है जो हमें कम्युनल वायलेंस वहाँ पे देखने को मिली है। तो जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा ओरिजिन और स्प्रेड को यहाँ पे डिस्कस किया ऑथर ने, और जो डिस्ट्रस्ट वाइडन हुआ है बिटवीन द कम्युनिटीज उसको भी ऑथर ने यहाँ पे साइट किया है। तो यहाँ पर भी निकल के वही बात आई है कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ कमियाँ थी, पुलिस की कमी थी, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स नहीं दिए गए थे। जब ऑलरेडी पहले से ही ये पता था कि कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स हो सकते हैं, इस तरह का प्रोसेशन किया जा रहा है, तो वहाँ पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स थे उनको क्यों नहीं प्रॉपर रखा गया था, और जो पुलिस का जो एक्शन था वो इतनी लेट क्यों हुआ था, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहाँ पे ऑथर ने आस्क किए हैं। ठीक है ना। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल रहेंगे उनको हम एक बार देख लेते हैं। ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा यहाँ पे एक्चुअली होती थी, जिसके बाद ये जो राइट्स हुए हैं वो है, और इट इज़ अ रिलीजियस प्रोसेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द राइट विंग विश्व हिंदू परिषद। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करता है, तो एकदम पॉइंट, लेकिन ये ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा होती कहाँ थी ये आप ध्यान रखेंगे, तो ये नूह डिस्ट्रिक्ट में होती है, हरियाणा के। ठीक है, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन एक तरह से बन जाएगा। नीति आयोग ने एक्चुअली 2018 में कैटेगराइज द मोस्ट अंडर डेवलप्ड ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट। नूह को जो है नीति आयोग ने 2018 में कैटेगराइज किया था कि इट इज द मोस्ट अंडर डेवलप्ड इंडिया का डिस्ट्रिक्ट बताया था। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि कॉन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स आ रहे हैं कि क्या हुआ था उस दिन पे, जो कुछ लोग हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, लेकिन ये है कि ये तो यहाँ पे सभी बताएंगे देयर वाज नेग्लिजिबल पुलिस प्रेजेंस, दिस वाज ए फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, इट कैन आल्सो बी ब्लेम्ड ऑन द इनेप्टनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, द पुलिसमैन हु वर आउटनंबर्ड बाय द राइटर्स फ्लेड द सीन लीविंग द डिवोटीज टू फेंड ऑफ देमसेल्फ। जब आपको पहले पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है तो आपने वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी इंतजाम इतने कम क्यों कर रखे थे, और जाहिर सी बात है जो कुछ पुलिसमैन थे भी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो मॉब थी उससे बहुत नंबर में कम थे, तो वो भी वहाँ से फ्लेड आउट कर गए। ठीक है। Tension had been brewing in the region even in the run-up to the religious procession after the individual announced that he and his team would be part of it and urged people to earn up in large numbers. तो ये बेसिकली बताया जो मेनली रीज़न क्या था कि मॉब क्यों हुई थी, उसके कुछ रीज़न थे कि कुछ लोग इसको प्रीमेडिटेटेड बताने कि कुछ लोगों ने जो है अनाउंसमेंट किया कि ये होगा वो होगा, उस वजह से भी जो है। लेकिन जो ऑथर ने ये भी बताया कि जो वीडियो जो सामने आ रही राइट्स की उनमें ये देखा जा रहा है कि द writers were mostly gullible youngsters who formed the mob and not middle-aged people. Had the administration been alert, this could have been prevented. अगर एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट रहता तो शायद ये प्रिवेंट किया जा सकता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट ऑथर ने बताया कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे एक तरह से अलर्ट रहता और अच्छा इंतजाम किए होते सिक्योरिटी के और पुलिस के, तो शायद ये यहाँ पे जो इस हाई लेवल का जो वायलेंस देखने को मिला है या एक तरह से बोलते कम्युनल क्लैसेस मिले हैं वो शायद प्रिवेंट किया जा सकता था। ठीक है, वही आगे आगे के भी मैटर्स हैं कि कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ अलग अलग व्यू पॉइंट है। एडमिनिस्ट्रेशन को तो खैर बताया है कि वहाँ पे उनकी कमी थी। जो चीफ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि इट इज़ प्रीमेडिटेटेड एंड पार्ट ऑफ ए लार्जर कॉन्स्पिरेसी। जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि ही हैज़ पार्सली ब्लेम्ड द ऑर्गेनाइजर्स की जो ऑर्गेनाइज किया था इवेंट, उनकी कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि उन्होंने ना तो प्रॉपर एस्टिमेट बताया था कि कितने लोग आने वाले हैं, और इसी वजह से जो है वो वायलेंस हुआ है। ठीक है ना। वहीं अपोजिशन की बात करें तो अपोजिशन ये कह रहा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन राइट स्टेप राइट टाइम पे ले लेता तो इट कुड हैव बीन प्रिवेंटेड द सिचुएशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर उसको बता रहे हैं। तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है। अपोजिशन जो रूलिंग पार्टी है उसको ब्लेम कर रही है और रूलिंग पार्टी जो वो ऑर्गेनाइजर्स को ब्लेम कर रही है।
ठीक है। टेल ऑफ टू डिस्ट्रिक्ट में ऑथर ने बेसिकली कंपेयर किया है जो नुहू डिस्ट्रिक्ट है उसको गुरुग्राम से, क्योंकि नुहू जो है वो बिल्कुल जो है अभी पीछे बताया था नीति आयोग ने जो बताया था कि द मोस्ट टाउन साइड वाला डिस्ट्रिक्ट है वो है नुहू डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे देखें तो ना तो रेलवे नेटवर्क भी नहीं है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी नहीं है, हेल्थ एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ड्रिंकिंग इरिगेशन वाटर जो है वहाँ पे अभी भी चैलेंज है, लोकल पॉपुलेशन जो है मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड है लाइवलीहुड के लिए, ठीक है ना, और क्राइम्स के लिए भी वहाँ पे जाना जाता है, व्हीकल थेफ्ट इस तरह का है, और उसको कई बार डब्ड करते हैं न्यू जैम तारा के रूप में, ठीक है ना। तो जबकि कॉन्टेस्ट में गुरुग्राम देखें तो टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट में से आता है, यहाँ पे हरियाणा का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे, स्काई स्क्रैप्स हैं, और लगभग 250 फॉर्च्यून 500 कंपनी जो है वो यहीं पे होस्ट हैं गुरुग्राम में। तो दोनों दोनों डिस्ट्रिक्ट को कंपेयर किया है, और ये कनेक्टेड किससे हैं, सिर्फ एक चीज़ इनको जो कनेक्ट कर रही है वो सिर्फ क्या है, वो जो राइट्स थे जुलाई 31 के वो इनको कनेक्ट कर रही हैं, ऐसा ऑथर ने यहाँ पे बताया है, ठीक है ना। डिस्ट्रस्ट की बात की है कि जो इस तरह का डिस्ट्रक्ट कम्युनल क्लैसेस देखने को मिल रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच ही है ये। इसमें ऑथर ने एक एग्जांपल 2021 का भी दिया है कि क्रिसमस कार्निवल इन प्राइवेट स्कूल इन पटौदी एरिया वाज डिसरप्टेड बाय अ मॉब, पहले जो और कम्युनिटी है उस पर भी ऐसा हुआ है। तो ये जो डिस्ट्रस्ट देखने को मिल रहा है और जो कम्युनल वायलेंसेज हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करने की ज़रूरत है, बिल्कुल है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये ध्यान रखना चाहिए। अगर इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेशन इंटेलिजेंस मिलती है कि ऐसा इवेंट हो सकता है तो उनको भी वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो जो सिक्योरिटी इंतजाम है, पुलिस इंतजाम है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो अरेंजमेंट्स है उनको थोड़े से पुख्ता करें, ताकि जो इस तरह के वायलेंसेज और क्लैशेज हैं उनको और राइट्स हैं उनको रोका जा सके। सो दिस इज इट फॉर टुडेज डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन सेक्शन में हम वोकेबलरी वाला पार्ट और जो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है उसको भी हम डाल देंगे। सो दिस इज इट, थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।